कंसिलिएशन, कंसिलिएशन का मीनिंग, कंसिलिएशन इज एन एडीआर प्रोसेस, यह एक एडीआर प्रोसेस है। एडीआर प्रोसेस क्या होता है? एडीआर स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, ट्रेडिशनल तौर पे डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं, विवाद कैसे सुलझाए जाते हैं? ट्रेडिशनल तौर पे कोर्ट्स की हेल्प से, कोर्ट्स के द्वारा डिस्प्यूट्स जो हैं रिजॉल्व किए जाते हैं, विवाद सुलझाए जाते हैं। कोर्ट्स क्या करती है? जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी खर्चा भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोर्ट्स का कोई अल्टरनेटिव हो जिसके थ्रू डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके तो वह अल्टरनेटिव कहलाएगा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर। तो कंसिलिएशन भी कोर्ट्स का एक अल्टरनेटिव है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का, इसलिए कंसिलिएशन एक एडीआर प्रोसेस है। कंसिलिएशन में क्या होता है? एक कंसिलिएटर होता है जो कि न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगी। न्यूट्रल थर्ड पार्टी कैसे? दो पार्टीज मान लो ये हुई जिनके बीच में डिस्प्यूट है, तो एक थर्ड पार्टी जो होगी, ये थर्ड पार्टी कंसिलिएटर होगी। ये थर्ड पार्टी न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल मीन्स इसका इस पार्टी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, इस पार्टी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, यह इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ये थर्ड पार्टी जो है, और न्यूट्रल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो होगी ये कंसिलिएटर होगी। कंसिलिएटर क्या करेगा? दोनों पार्टीज को असिस्ट करेगा, इनकी हेल्प करेगा कि भाई किसी एग्रीमेंट पे रीच करें, किसी समझौते पे पहुंचें। ये करता कैसे कैसे है? दोनों, एक तो दोनों पार्टीज को असिस्ट भी कर रहा है कि एग्रीमेंट पे रीच करें। ठीक है, अपनी तरफ से भी एडवाइसेस देता है, सजेशंस वगैरह देता है, पार्टीज़ के सजेशंस लेता है, उन सजेशंस को ऑब्जर्व करता है, उन सजेशंस को ऑब्जर्व करने के बाद फिर दोबारा अपने और सजेशंस देता है ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे। ऐसे करके वह एक तो पार्टीज़ को असिस्ट कर रहा है कि वे खुद ही एग्रीमेंट पे रीच करें, एग्रीमेंट पे पहुँचें, उसके साथ साथ खुद भी एक्टिव रोल अपना रहा है, सजेशंस वगैरह देके, एडवाइसेस वगैरह देके एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है एक तरह से कि दोनों पार्टीज किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं, दोनों सेटलमेंट कर लें। कंसिलिएटर कितने होते हैं? नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स बाय डिफॉल्ट एक होता है कंसिलिएटर। ठीक है, एक कब नहीं होगा? अगर पार्टीज एग्री हो जाएं दो या तीन पे, उस कंडीशन में एक नहीं होगा, वरना बाय डिफॉल्ट एक ही होता है। ठीक है, अगर कहीं मेंशन नहीं है कितने कंसिलिएटर हैं तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ही कंसिलिएटर माना जाएगा, और कहीं मेंशन है कि दो हैं तो वहाँ पे दो होंगे, अगर कहीं मेंशन है तीन तो तीन होंगे। अगर वहाँ मेंशन ही नहीं है कि कितने कंसिलिएटर हैं, नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वन होता है। अगर दो या तीन है तो वो दो और तीन जो हैं वो एक साथ जॉइंटली एक्ट करेंगे, अलग अलग सेपरेटली एक्ट नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे एक साथ करेंगे। अभी कंसिलिएटर्स अपॉइंट कैसे किए जाते हैं? मान लो अगर एक अपॉइंट करना हो कंसिलिएटर जो बाय डिफॉल्ट होता है, तो वो कैसे होता है? जैसे ये कंसिलिएटर है, अगर ये दोनों ही पार्टीज इस कंसिलिएटर पे एग्री हो जाए, एक है हाँ सी ठीक है कंसिलिएटर के तौर पे, और बी भी एग्री हो जाए हाँ सी ठीक है, दोनों पार्टीज एग्री हो गई सी के ऊपर, तो ऐसे अपॉइंट होता है एक कंसिलिएटर। अगर दो कंसिलिएटर अपॉइंट करने हो तो ए और बी अपना अपना एक एक अपॉइंट कर लेंगी, है ना? ठीक है, जैसे ए और बी हैं, ए ने अपना अपॉइंट कर लिया C1, बी ने अपना अपॉइंट कर लिया C2, तो ये दो कंसिलिएटर हो गए। अगर तीन अपॉइंट करने हो तो इसमें क्या होगा? एक एक तो ये अपना अपॉइंट करेंगी, एक ए ने अपना कर लिया, बी ने एक अपना कंसिलिएटर अपॉइंट कर लिया, और किसी तीसरे पे जो कि प्रिसाइडिंग कंसिलिएटर कहलाता है C3, तो इस तीसरे पे ये दोनों एग्री हो जाएं, ए भी एग्री हो जाए हाँ ठीक है जी, और बी भी एग्री हो जाए ठीक है, अपना अपना तो कर ही लिया दोनों ने, और तीसरे पे दोनों ही सहमत हो गए, तो ऐसे तीन कंसिलिएटर अपॉइंट हो जाते हैं। इनको अपॉइंट करने में यह किसी इंस्टीट्यूशन या पर्सन की भी हेल्प ले सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशन या पर्सन कैसे हेल्प करेंगे अपॉइंटमेंट में? या तो ये कुछ नेम्स वगैरह, नाम वगैरह रिकमेंड कर देंगे। अब जैसे ये नाम वगैरह दे देंगे, राहुल, रोहित, सुमित, ऐसे नाम वगैरह दे देंगे कि आप चूज़ कर लीजिए। मान लो एक उन्हें चूज़ करना हो, या एग्री किसी एक पे एग्री हो रहे हैं दोनों, अगर राहुल रोहित पे एग्री हो जाते हैं तो ये चूज़ कर लिया जाएगा, ऐसे रिकमेंड कर लेंगे। रिकमेंड नाम ये रिकमेंड कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन और पर्सन,
चूज़ क्या कहते हैं, या फिर अपॉइंट जो करना है वो पार्टीज़ को करना है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी सिचुएशन क्या है, ये इंस्टीट्यूशन और पर्सन जो है ये खुद ही डायरेक्टली अपॉइंट कर लें, ये रिकमेंड नहीं करें नामों को, ये खुद ही करें कि हम राहुल और सुमित को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंसिलेटर्स का अपॉइंटमेंट होता है। कंसिलेटर का रोल क्या होता है? कंसिलेटर असिस्ट पार्टीज टू रीच एमिकेबल सेटलमेंट इन एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल मैनर। यह पार्टीज को असिस्ट करता है, हेल्प करता है कि वह किसी एमिकेबल सेटलमेंट पे पहुँचें। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, दोनों किसी फ्रेंडली समझौते पे पहुँच जाएं, दोनों फ्रेंडली समझौता कर लें, इस चीज़ के लिए हेल्प करता है। इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मैनर में, पार्शियलिटी वगैरह नहीं करेगा, ठीक है। और इस चीज़ को करने में वह जस्टिस, फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ लाइक नेचुरल जस्टिस, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी। कंसिलेटर प्रोसीडिंग्स जो कंडक्ट करता है वह किस मैनर में करेगा? जो भी मैनर उसको अप्रोप्रिएट लगे, ठीक है। और इस दौरान वह केस के सर्कमस्टेंसेस को भी ध्यान में रखता है और पार्टीज़ ने जो विशेज़ अपनी एक्सप्रेस की हैं उनको भी अपना ध्यान में रखता है। अगर कंसिलेटर को सेटलमेंट के लिए कोई प्रपोज़ल देना हो, कोई प्रपोज़ल करना हो कोई, तो वह प्रोसीडिंग की, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे कर सकता है। कोई रूल नहीं है कि प्रोसीडिंग्स वगैरह पूरी हो उसके बाद ही कंसिलिएटर अपना प्रपोजल दे सकता है सेटलमेंट का, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी स्टेज पे दे सकता है। इसके लिए ना तो उसको कोई रीज़न देना, ठीक है, ना ही ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिटन में ही देना हो, वो ओरली भी अपना प्रपोजल दे सकता है सेटलमेंट के लिए कि भाई ऐसे ऐसे समझौता कर लो, ये इन टर्म्स पे कर लो, आपको अगर ठीक लगे कर लो। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, ये प्रोसीडिंग्स जो होती हैं कंसिलिएशन वाली, ये बाउंड नहीं होती, बाध्य नहीं होती। इन्हें ज़रूरी नहीं है कि ये सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करें या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो करें, ये इन दोनों से बाध्य नहीं है। कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स जो हैं, कार्रवाई जो है कब से स्टार्ट मानी जाएगी? इसमें होता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट आता है कि एक पर्सन ऑफर करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है उस ऑफर को, तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें है कंसिलिएशन में, एक पार्टी इनविटेशन भेजती है रिटन में दूसरी पार्टी को कि भाई कंसिलिएशन कर लेते हैं, अपने डिस्प्यूट को कंसिलिएशन के थ्रू रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उस इनविटेशन में एक ब्रीफली क्या कहते हैं, डिस्प्यूट का सब्जेक्ट भी लिखा हुआ कि इस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्यूट जो है हमारा, उसके बीच में उसको रिजॉल्व करने के लिए हम कंसिलिएशन कर लेते हैं। तो एक आदमी ने, ए ने मान लो बी को इनविटेशन भेजा कि भाई बी, हम दोनों डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कंसिलिएशन का सहारा ले लेते हैं। अगर बी उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उस कंडीशन में कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स शुरू मानी जाएंगी, ठीक है। और अगर वह बी जो है ए के इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है तो कोई कंसिलिएशन नहीं होगा, या फिर बी उसका कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा, ठीक है, उसने इनविटेशन भेजा भाई लेकिन बी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, तो उस कंडीशन में भी वह कोई कंसिलिएशन नहीं होगी, ठीक है। जब भी एक्सेप्ट करेगा इनविटेशन को तभी कंसिलिएशन स्टार्ट मानी जाएगी, वरना दोनों कंडीशन में कंसिलिएशन ही नहीं होगी, रिजेक्ट करने पे भी इनविटेशन को और रिप्लाई ना देने पर भी। A party sends to other party written invitation to conciliate, okay, statement briefly states subject of dispute. If the other party accepts the invitation in writing, अगर दूसरी पार्टी राइटिंग में एक्सेप्ट कर लेती है इन्विटेशन को, when the other party accepts the invitation the conciliation commences, starts, conciliation start माना जाएगा। If the other party rejects और no reply, अगर दूसरी पार्टी रिजेक्ट कर देती है इन्विटेशन को या फिर कोई रिप्लाई नहीं देती तो कोई कंसिलिएशन नहीं होगा, देयर विल बी नो कंसिलिएशन, देन नो कंसिलिएशन। अगर मान लो ए ने इन्विटेशन भेजा कंसिलिएशन के लिए, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट मानी जाएंगी, कमेंस मानी जाएंगी, ठीक है। अब जैसे ही स्टार्ट होगी कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग तो अगला काम क्या होगा, कंसिलिएटर्स को अपॉइंट करना। जैसे ऊपर देखा था, एक कैसे अपॉइंट करते हैं, दोनों अगर पार्टीज एग्री हो जाती हैं किसी पे, दो कैसे करते हैं, ऐसे एक, दो या तीन जो भी जितने भी कंसिलिएटर अपॉइंट करने हैं उनको अपॉइंट किया जाता है कंसिलिएशन स्टार्ट होने पे। उसके बाद क्या होता है,
पार्टीज अपने अपने स्टेटमेंट सबमिट करती हैं। वो कैसे? कंसिलिएटर हर पार्टी को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आइए अपने अपने स्टेटमेंट्स वगैरह जो है रिटन में मेरे पास ब्रीफली सबमिट कीजिए। उन स्टेटमेंट्स में अपना डिस्प्यूट के नेचर वगैरह डिस्क्राइब कर दीजिए, किस प्रकार का आपका डिस्प्यूट है, क्या क्या पॉइंट्स एट इशू हैं, और ये स्टेटमेंट की कॉपी जो है जो आप मेरे पास सबमिट कर रहे हो इसको दूसरी पार्टी को भी देनी है। कंसिलिएटर उसके बाद ब्रीफ स्टेटमेंट के बाद फर्दर रिटन स्टेटमेंट मांग सकता है, ठीक है, पार्टीज से कि भाई एक फर्दर रिटन स्टेटमेंट सबमिट कीजिए अबाउट पोजीशन फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स इन सपोर्ट में पोजीशंस वगैरह, फैक्ट्स वगैरह, कोई ग्राउंड्स वगैरह हो, विद अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस। अगर कुछ फैक्ट्स वगैरह, पोजीशंस, ग्राउंड्स अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए हों आपके पास, तो आइए मेरे पास सबमिट कर दीजिए, और इस स्टेटमेंट की कॉपी जो है वह दूसरी पार्टी को भी देनी है। और प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे कंसिलिएटर जो है किसी भी पार्टी से रिक्वेस्ट कर सकता है कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगनी हो कि भाई कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी चाहिए मेरे को, अब ये भी सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस लेनी हो तो क्या कहते हैं, पार्टीज या तो पार्टीज ही या फिर कंसिलिएटर पार्टीज की कंसेंट के साथ, ठीक है, या तो पार्टीज अरेंज करेंगी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के लोड वगैरह ज़्यादा हो रहा है, कोई असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो किसी को अपॉइंट कर देंगे कि इस प्रोसीजर जो है कंसिलिएशन का, इसमें कंसिलिएटर की आप हेल्प कीजिए। तो या तो पार्टीज़ अरेंज करेंगी या फिर कंसिलिएटर पार्टीज़ की कंसेंट के साथ, पार्टीज की सहमति के साथ अरेंज कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस को, ठीक है। कभी कभी ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस अलग से ही पूछ लिया जाता है होता क्या है, ठीक है। जब पार्टीज़ वगैरह या फिर कंसिलिएटर वगैरह या फिर आर्बिट्रेशन प्रोसेस में आर्बिट्रेटर वगैरह जो होते हैं या फिर पार्टीज़ वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस अरेंज करते हैं अपनी प्रोसीडिंग्स वगैरह में हेल्प के लिए अरेंजमेंट करते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस कहते हैं। कम्युनिकेशन कैसा होता है कंसिलिएटर और पार्टीज़ वगैरह इनके बीच में? कंसिलिएटर में इनवाइट पार्टीज़ टू मीट हिम, कंसिलिएटर पार्टीज़ को बुला सकता है, इनवाइट कर सकता है कि भाई सॉरी, कि भाई आइए मुझसे मिलिए, उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, ओरली कर सकता है, रिटन में कर सकता है, या तो उनसे एक साथ कम्युनिकेट कर सकता है या फिर अलग अलग कम्युनिकेट कर सकता है। अगर उनसे एक साथ मिल भी सकता है या फिर सेपरेटली अलग अलग मिल सकता है, ठीक है। अगर पार्टीज़ किसी एक प्लेस पे मीटिंग की एक प्लेस पे एग्री हो जाते हैं कि भाई इस जगह हम दोनों पार्टीज़ एग्री हो जाते हैं, इस जगह हम दोनों मिलेंगे, यहाँ पे मीटिंग होगी कंसिलिएटर के साथ, तो उस जगह पे मीटिंग होगी, वरना कंसिलिएटर जो है दोनों पार्टी से कंसल्ट करके खुद ही डिटरमाइन कर देता है किस प्लेस पे मीटिंग होनी है, ठीक है। तो ऐसे कम्युनिकेशन होता है, वाद संवाद होता है कंसिलिएटर और पार्टीज़ के बीच में। इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह के बारे में क्या क्या रूल्स हैं? द कंसिलिएटर शुड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। अगर किसी एक पार्टी ने कंसिलिएटर को कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो वह इन्फॉर्मेशन कंसिलिएटर दूसरी पार्टी के सामने भी डिस्क्लोज करेगा, उसको भी बताएगा कि ए ने मुझको ये इन्फॉर्मेशन दी है, कंसिलिएटर बी को भी बताएगा, ठीक है। केवल एक कंडीशन है, अगर ए ये कहे कंसिलिएटर से कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आप बी को नहीं बताएंगे, ठीक है, उस कंडीशन में कंसिलिएटर बाउंड है, बाध्य है उस इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखने के लिए, कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, ठीक है। अगर एक कह देता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है बी को नहीं बताई जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में कंसिलिएटर उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वरना अगर ऐसा कुछ नहीं है, ये अगर ऐसे कोई बात नहीं कहता, कोई सीक्रेट रखने के लिए नहीं कहता, तो उस कंडीशन में कंसिलिएटर को सारी बातें दूसरी पार्टी को बतानी पड़ेंगी। तो ये है डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। पार्टी शुड कोऑपरेट कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट ऑफ द कंसिलिएटर। पार्टीज को कोऑपरेट करना चाहिए कंसिलिएशन में, ठीक है, बिना कोऑपरेशन के कंसिलिएशन होता भी नहीं। अगर आप कोऑपरेट ही नहीं कर रहे
तो कंसिलिएशन ही क्यों कर रहे हो, ठीक है। जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है कंसिलिएटर, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहा है, एविडेंस मांग रहा है, बात करने के लिए कह रहा है, तो कंप्लाई करनी चाहिए उसकी रिक्वेस्ट के लिए। वह आपकी एक तरह से हेल्प ही कर रहा है जिससे कि आप एक किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं। पार्टीज में गिव सजेशंस फॉर सेटलमेंट। पार्टीज अपने सजेशंस दे सकते हैं सेटलमेंट के लिए। अगर पार्टीज के पास कोई सजेशंस हैं, उनके पास कोई आइडियाज़ हैं कैसे ऐसे सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। फिर सेटलमेंट एग्रीमेंट कैसे होता है ये अलग से पूछ लिया जाता है कभी कभी सेटलमेंट एग्रीमेंट के बारे में। मान लो पार्टीज ने अपने सजेशंस वगैरह दे दिए और ए ने अपने दे दिए, बी ने अपने दे दिए, तो कंसीलेटर को अगर ऐसा लगता है कि कोई कुछ एलिमेंट्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं सेटलमेंट के, ठीक है, जो कि दोनों पार्टीज़ को एक्सेप्टेबल हैं, मान लो उसने इनके सजेशंस भी देखे, इनके भी ऑब्जर्व किए, सारा एनालिसिस किया और लगता है कुछ एलिमेंट्स हैं कि हाँ कुछ चीज़ें इन दोनों में मैच कर रही हैं, कुछ चांसेस हैं सेटलमेंट होने के, समझौता होने के कुछ चांसेस हैं, ऐसा समझौता जो कि दोनों पार्टीज़ एक्सेप्ट कर सकें, तो कंसीलिएटर एक पॉसिबल सेटलमेंट का, एक पॉसिबल समझौते के टर्म्स फॉर्मुलेट करेगा या पूरे टर्म्स वगैरह बनाएगा कि हाँ ऐसे 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 ये कंडीशंस वगैरह हैं ऐसे करके। फिर उन टर्म्स को क्या कहते हैं वह पार्टीज़ के पास भेज दे देगा कि भाई अपने अपने ऑब्जर्वेशंस दें, इसको देखें क्या ठीक है आपके हिसाब से, अगर कोई चेंज वगैरह करने हो, कुछ मॉडिफिकेशंस करने हो, करेक्शंस करने हो तो मुझे बताइए। फिर पार्टीज़ वगैरह अपने ऑब्जर्वेशंस जो हैं कंसीलेटर को भेज देती हैं। फिर कंसीलेटर ऑब्जर्वेशंस को की बेसिस पे इन टर्म्स को दोबारा रिफॉर्मुलेट करेगा, ठीक है। वो अगर पार्टीज़ कहती हैं ये चेंज कर दीजिए, उनको चेंज करेगा, दूसरी पार्टी कहती है ये वाला चेंज कर दीजिए, वो उनको चेंज करेगा, फिर कोई पार्टी कहती है ऐसे ऐसे चेंज करके नए रिफॉर्मुलेट करेगा टर्म्स वगैरह को सेटलमेंट के, कि अब नया समझौता वो तैयार कर लेता है कि शायद इस समझौते पे दोनों पार्टीज एग्री हो जाएं। तो फिर उसके बाद ये दोबारा उस सेटलमेंट को, पॉसिबल सेटलमेंट को क्या कहते हैं पार्टीज़ के पास भेजता है। और अगर पार्टीज़ एग्री हो जाती है, हाँ भाई ये पार्टी कहती है हाँ ठीक है ये सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है ठीक है, दूसरी पार्टी भी कहती है हाँ हाँ ठीक है सब सही है, ठीक है, तो फिर एक तरह से सेटलमेंट हो गया है, सेटलमेंट एग्रीमेंट। इफ पार्टीज रीच एग्रीमेंट ऑन दिस सेटलमेंट द पार्टीज ड्रॉ अप एंड साइन द रिटन सेटलमेंट एग्रीमेंट, और ऑन पार्टीज रिक्वेस्ट कंसिलेटर में ड्रॉ अप और असिस्ट द पार्टीज इन ड्रॉइंग। अगर पार्टीज इस सेटलमेंट पे एग्री हो जाते हैं तो फिर वह पूरा एक रिटन सेटलमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसमें अपने साइन वगैरह भी करेंगे, ठीक है। अगर मान लो वह नहीं कर पा रहे तो वह कंसीलेटर को रिक्वेस्ट करेंगे भाई आप ही ड्रॉ कर दो इसको पूरे को, सेटलमेंट एग्रीमेंट को, तो कंसीलेटर खुद कर सकता है उसको पूरे को ड्रॉ और यहाँ पे पार्टी साइन कर देंगी, या फिर कंसीलेटर उन दोनों पार्टीज़ की हेल्प कर सकता है उसको ड्रॉ करने में, ठीक है, सेटलमेंट एग्रीमेंट को ड्रॉ करने में। ये तैयार होगा, दोनों पार्टी ने जब साइन कर दिए फिर कंसीलेटर उसको ऑथेंटिकेट कर देगा और एक एक कॉपी दोनों पार्टीज़ को दे देगा इस सेटलमेंट एग्रीमेंट की। तो ये सारा प्रोसीजर था सेटलमेंट एग्रीमेंट का। एक दो बार रिवीजन कर लेना अच्छे से, कंसेप्ट तो कुछ ये समझ में आ ही जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सीक्वेंस सा याद रह जाए, क्योंकि कभी कभी इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाता है। इस सेटलमेंट का स्टेटस और इफेक्ट क्या है? इस सेटलमेंट का स्टेटस है एक आर्बिट्रल अवार्ड ऑन एग्री टर्म्स। अगर कोई आर्बिट्रल अवार्ड एग्री टर्म से हुआ है उसकी बराबर सेम इफेक्ट होगा, ठीक है। आर्बिट्रल अवार्ड ज़्यादातर आपका जो होता है आर्बिट्रेशन में जो दिया जाता है, और इसका इफेक्ट क्या है, ये फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा दोनों ही पार्टीज़ पे। जब तक साइन वगैरह नहीं किए थे सेटलमेंट एग्रीमेंट पे तब तक तो कुछ बाइंडिंग नहीं था, लेकिन जब साइन वगैरह कर दिए दोनों पार्टीज, दोनों ही सहमत हो गई हाँ ये सेटलमेंट एग्रीमेंट ठीक है हम साइन करते हैं, और कंसीलेटर उसको ऑथेंटिकेट कर देता है, तो ये आपका फाइनल और बाइंडिंग हो जाएगा। अब दोनों ही पार्टीज बाध्य हैं इस सेटलमेंट एग्रीमेंट से, ठीक है, दोनों को ही मानना पड़ेगा, अब पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। और इसका स्टेटस जो है आर्बिट्रल अवार्ड के बराबर ही होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी,
कंसिलेटर एंड पार्टीज शुड कीप ऑल मैटर्स कॉन्फिडेंशियल एक्सेप्ट व्हेन डिस्क्लोजर इज नेसेसरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट। ये सारी जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी शुरू से लेके आखिर तक, अपॉइंटमेंट वगैरह, डिस्प्यूट का मैटर वगैरह डिस्कस हो रहे थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपस में सजेशंस वगैरह दिए जा रहे थे, ऑब्जर्वेशंस वगैरह दिए जा रहे थे, ये सारे मैटर्स जो हैं कंसिलेटर और पार्टीज दोनों को कॉन्फिडेंशियल रखने हैं, सीक्रेट रखने हैं, इनको डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, बाद में जाके किसी को बताया नहीं कि अरे उसने ऐसा सजेशन दिया था, वो तो मेरी बात मानने लगा था, मैंने ही मना कर दिया, ऐसे कुछ नहीं करना। ठीक है, सब चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। केवल एक कंडीशन में डिस्क्लोज कर किया जा सकता है कि अगर ये जो सेटलमेंट एग्रीमेंट को अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर इसको एनफोर्स करने के लिए डिस्क्लोजर नेसेसरी हो, इन्फॉर्मेशन ओपन करनी ज़रूरी हो। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सेटलमेंट एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, तब डिस्क्लोज की जाएंगी। या फिर एनफोर्समेंट करने के लिए, उनको लागू करने के लिए इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है, मैटर्स वगैरह डिस्क्लोज करने ज़रूरी हैं, तो उस कंडीशन में वह डिस्क्लोज की जाएंगी, कॉन्फिडेंशियल नहीं रखी जाएंगी। वरना अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिचुएशन नहीं है, तो सारे मैटर्स जो हैं कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे कंसिलिएशन से रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स थे। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट कब मानी जाएगी, कब कब खत्म मानी जाएगी? ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इफ पार्टीज साइन। ये अगर दोनों पार्टीज साइन कर देती हैं तो जिस डेट पे एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, दोनों पार्टीज एग्री हो गई थी, हाँ ये सेटलमेंट एग्रीमेंट बढ़िया है, दोनों एग्री हो गई हैं, ठीक है, अब उस डेट पे, जिस डेट पे एग्री हुई थी उस डेट पे माना जाएगा। उसके बाद अगर साइन कर दी हो पार्टीज ने, तो जिस डेट पे एग्रीमेंट हुआ था, एक तो उस पर अब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट मानी जाएंगी, अब खत्म, अब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, या फिर किसी डेट पे एक रिटन डिक्लेरेशन किया जाए, किन किन के द्वारा? अगर रिटन में कंसिलेटर जो है दोनों पार्टीज को कंसल्ट करने के बाद एक रिटन डिक्लेरेशन करे कि भाई दैट फर्दर एफर्ट्स नो लॉन्गर जस्टिफाइड, कि भाई हमने बहुत दिमाग मार लिया, कंसिलिएशन हो ही नहीं सकता, अब इसमें और एफर्ट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो जस्टिफाइड है, ना ही वो उचित है, ये आपके बीच का डिस्प्यूट जो है कंसिलिएशन के थ्रू सेटल हो ही नहीं सकता। ये कंसिलेटर रिटन में ये डिक्लेरेशन कर देता है पार्टीज को कंसल्ट करने के बाद, तो उस डिक्लेरेशन वाली डेट पे ही, जिस दिन वह डिक्लेयर करता है ये बात कि अब हम और दिमाग नहीं मार सकते इस कंसिलिएशन में, ये डिस्प्यूट नहीं होगा आपके बीच में ऐसे सेटल, तो उस डिक्लेरेशन वाली डेट पे प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट मानी जाएंगी, ख़त्म मानी जाएंगी। या फिर दोनों ही पार्टीज कंसिलेटर को एड्रेस करते हुए डिक्लेरेशन लिखें, कंसिलेटर के पास अपना रिटन डिक्लेरेशन भेजें कि प्रोसीडिंग्स ख़त्म की जा रही हैं। ठीक है, दोनों ही पार्टीज एग्री होती हैं कि ये लिख के कंसिलेटर को भेजती हैं कि भाई इसे बंद करो, हमें नहीं करानी कोई कंसिलिएशन वगैरह। ठीक है, तो उसी डेट को प्रोसीडिंग्स कंसिलिएशन की टर्मिनेट मानी जाएंगी, ख़त्म मानी जाएंगी। या फिर कोई एक पार्टी, या वो एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी और कंसिलिएटर को, मान लो ए जो है रिटन डिक्लेरेशन भेजती है बी को और कंसिलिएटर को, ठीक है, इन दोनों को रिटन डिक्लेरेशन भेजती है कि प्रोसीडिंग्स ख़त्म, ठीक है, मुझे नहीं करना कोई कंसिलिएशन, अब जाओ यहाँ से। ठीक है, तो उस जिस डेट को वह डिक्लेरेशन वगैरह जो करता है, जिस दिन रिटन डिक्लेरेशन करता है, उस डेट को कंसिलिएशन प्रोसीडिंग ख़त्म मानी जाएंगी, टर्मिनेटेड मानी जाएंगी। एक तो था जिस डेट को पार्टीज दोनों एग्रीमेंट कर लें, या फिर जिस डेट को इनमें से कोई रिटन डिक्लेरेशन करे कि कंसिलेटर कहे कि और एफर्ट्स और दिमाग नहीं मार सकते, या फिर दोनों पार्टीज कंसिलेटर से कहें भाई इसको बंद करो कंसिलिएशन को, हम दोनों को नहीं कराना कंसिलिएशन। ठीक है, या फिर एक पार्टी दूसरी पार्टी और कंसिलेटर से कहे कि मुझे नहीं करनी कोई कंसिलिएशन, तो इस कंडीशंस में कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वह टर्मिनेटेड मानी जाएंगी, ख़त्म मानी जाएंगी। रिजॉर्ट टू आर्बिट्रेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इसका क्या मतलब है देखते हैं। पार्टीज कैन नॉट इनिशिएट these during conciliation proceedings except when necessary to preserve his rights। जब कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग चल रही होंगी ना, कंसिलिएशन चल रहा होगा पार्टीज के बीच में, उस दौरान कोई भी पार्टी
आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जा सकती, या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए नहीं जा सकती, कोर्ट में नहीं जा सकती। समझ गए? कोर्ट में आर्बिट्रेशन, कोर्ट में जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकती, ना ही आर्बिट्रेशन के लिए कोई इनिशिएशन कर सकती जिस टाइम कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही है। इधर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही है ए और बी के बीच में, उधर बी ने क्या करा, वहाँ पे कोर्ट में जाके एप्लीकेशन डाल दी, ऐसे नहीं होगा। या फिर इधर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही है ए और बी के बीच में, बी ने क्या करा, आर्बिट्रेशन के लिए वो कर दिया, अप्लाई कर दिया कि भाई आर्बिट्रेशन की जाए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं होगा। केवल एक ही कंडीशन में, जब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही हो, कोर्ट वगैरह के पास जाया जा सकता है, वह तब होगा जब उसको अपने राइट्स प्रिजर्व करना जरूरी हो, एक्सेप्ट व्हेन नेसेसरी टू प्रिजर्व हिज राइट्स। जब राइट्स वगैरह प्रिजर्व करने के लिए कोर्ट्स वगैरह के पास जाना जरूरी हो, उस कंडीशन में जाया जा सकता है। वरना जब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही हो तो आर्बिट्रेशन या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में नहीं जाया जा सकता। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, या तो दोनों ही पार्टीज एग्री हो जाएं कि कंसिलेटर आर्बिट्रेटर वगैरह बन सकता है, किसी भी पार्टी का वकील बन सकता है, काउंसिल वगैरह बन सकता है, विटनेस के तौर पे पेश किया जा सकता है। ऐसे या तो एग्री कर लें, अगर एग्री नहीं करती हैं तो कुछ बाउंडेशंस हैं कंसिलेटर के ऊपर, कंसिलेटर ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर एग्रीमेंट ऐसा नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट लाइक दिस कंसिलेटर कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। ये क्या है? कंसिलेटर कैन नॉट एक्ट एज आर्बिट्रेटर और काउंसिल ऑफ अ पार्टी इन आर्बिट्रेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग इन डिस्प्यूट रिलेटेड टू कंसिलिएशन सब्जेक्ट। जिस चीज़ के ऊपर कंसिलिएशन हुआ था दोनों के बीच में, उसी डिस्प्यूट पे, मान लो किसी सब्जेक्ट मैटर पे डिस्प्यूट है, उसके ऊपर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स हुई थी, अब उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं या फिर आर्बिट्रेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में कंसिलेटर उस आर्बिट्रेशन का आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता। जिसमें वो, जिस सब्जेक्ट मैटर में वह पहले कंसिलेटर था, उसी सब्जेक्ट मैटर पे आर्बिट्रेशन हो रहा, तो ये नहीं अब वहाँ पे जाकर आर्बिट्रेटर बन जाए। या फिर उस सब्जेक्ट मैटर पे कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही है, तो ये नहीं अब वह किसी पार्टी का काउंसिल वकील बन जाए, ऐसा नहीं कर सकता कंसिलेटर। ठीक है, कंसिलेटर कैन नॉट बी प्रेजेंटेड एज विटनेस बाय द पार्टीज। पार्टीज के द्वारा कंसिलेटर को एक तरह से विटनेस के तौर पे प्रेजेंट नहीं किया जा सकता किसी भी प्रोसीडिंग में। पार्टीज कैन नॉट प्रोड्यूस एज एविडेंस व्यूज, सजेशंस, एडमिशंस, प्रपोजल्स रिलेटेड टू कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। पार्टीज जो है एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में जो जो व्यूज़ रखे गए थे, सजेशंस दिए गए थे, एडमिशंस हुए थे, प्रपोजल दिए गए थे कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड, उनको एविडेंस के तौर पे जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोर्ट के समक्ष या फिर आर्बिट्रेशन में नहीं रख सकते। ये पॉइंट्स होते इसलिए हैं क्योंकि कंसिलेटर ढंग से दोनों पार्टी से उसने बात की थी, उनके सजेशंस मांगे थे, उसने देखा कि भाई इसके ये वीक पॉइंट्स ही हैं, सब कुछ किसी ने क्या प्रपोजल्स दिए, कोई थोड़ा झुका होगा, कोई ज़्यादा हार्ड रहा होगा, ऐसे करके किसी ने बात मानी होगी, किसी ने नहीं मानी होगी, किसी ने कोई प्रपोजल दिया होगा किसी सिचुएशन में, तो कंसिलेटर दोनों से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गया था एक तरह से, तो इसी वजह से उसको आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर के तौर पे नहीं रखा जा सकता। इससे इम्पार्शियलिटी हो जाएगी, और जुडिशियल प्रोसीडिंग में वह किसी पार्टी का काउंसिल नहीं, यानी कि वकील वगैरह लॉयर नहीं बन सकता, क्योंकि वह दूसरी पार्टी की कमजोरियां वगैरह जानता है। ठीक है, कॉस्ट्स वगैरह से रिलेटेड देखते हैं कंसिलिएशन में, खर्चे वगैरह। फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ कंसिलिएटर, विटनेस, एक्सपर्ट्स, असिस्टेंस और एनी अदर आर टू बी बोर्न इक्वली बाय पार्टीज अनलेस सेटलमेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर अदरवाइज। जो भी कंसिलिएटर, विटनेस, एक्सपर्ट्स, असिस्टेंस या भी किसी और कोई फी, इन लोगों की फीस या फिर जो भी खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे, वह दोनों पार्टीज द्वारा इक्वली उठाए जाएंगे। ठीक है, दोनों पार्टीज को बराबर कंट्रीब्यूट करना होगा। अनलेस, केवल एक कंडीशन में बराबर नहीं होगा कि सेटलमेंट एग्रीमेंट में कुछ और लिखा हो, सेटलमेंट एग्रीमेंट में लिखा हो कि भाई ए जो है 70% पे करेगा और बी जो है 30% पे करेगा। अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात लिखी हो तभी कुछ और होगा 50-50 के अलावा, वरना बाय डिफ़ॉल्ट 50-50 है, इक्वली बाय पार्टीज, दोनों ही 50-50% कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जो भी खर्चे हैं उनमें। कंसिलिएटर में आस्क टू डिपॉजिट इक्वल अमाउंट एज एडवांस।
फॉर कॉस्ट ही एक्सपेक्ट्स विल बी इंकर्ड। अगर कंसिलेटर को कुछ लगता है कुछ खर्चे वगैरह हो सकते हैं तो वह दोनों ही पार्टीज से इक्वल अमाउंट में एडवांस डिपॉजिट करने के लिए कह सकता है। अगर दोनों पार्टीज वगैरह पे वगैरह नहीं कर रही हैं, उनकी फीस एक्सपेंसेस या फिर जो डिपॉजिट एडवांस वगैरह में मांगे हैं उसने कंसिलेटर ने, तो कंसिलेटर क्या करेगा, प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर देगा कि भाई पैसे वैसे दे नहीं रहे, टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये प्रोसीडिंग्स तो करो सस्पेंड। ठीक है, सस्पेंड करने के बाद उन प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेटेड डिक्लेयर कर देगा। ही विल डिक्लेयर टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक है, पहले सस्पेंड कर रहा है, उसके बाद सीधे टर्मिनेट ही कर दी, इन्हें खत्म ही करो प्रोसीडिंग को, तुम कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले। और जो अनएक्सपेंडेड बैलेंस जो होगा उन पार्टीज को वापस कर देगा, रखो जो बचा कुचा पैसा है। बाकी जो खर्च हो गया विटनेस वगैरह एक्सपर्ट्स वगैरह बुलाने में, असिस्टेंस वगैरह के लिए अरेंज करने में, और मेरे पे जितना एक्स्ट्रा जो आपका बचा कुचा पैसा है बैलेंस है, ये पार्टीज जो है उनको वापस कर देगा, ये पकड़ो अपने पैसे। ये था आपका कंसिलिएशन। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, और डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगी। कंसिलिएशन, कंसिलिएशन का मीनिंग, कंसिलिएशन एक एडीआर प्रोसेस है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है। कोर्ट का एक अल्टरनेटिव है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का, जिसमें एक कंसिलिएटर होता है। कंसिलिएटर न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है। दो पार्टीज हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है, एक थर्ड पार्टी तीसरी एक अपॉइंट या फिर चूज की जाती है जो कि न्यूट्रल होगी, इसका इसके साथ रिलेशन नहीं होगा, इसके साथ भी नहीं होगा। यह दोनों पार्टीज को असिस्ट करती है, हेल्प करती है कि वह किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं, किसी समझौते पे पहुंच जाएं। ठीक है, यह हेल्प कैसे करती है, उनको असिस्ट भी करती है एग्रीमेंट पे रीच करने के लिए, उनको एडवाइस देती है, सजेशंस देती है, पार्टीज का सजेशन सुनती है, फिर उनको उनके सजेशंस के बेसिस पे टर्म्स वगैरह फॉर्मुलेट करती है, फिर उनको दोबारा ऑब्जर्वेशंस के लिए देती है। ऐसा पूरा प्रोसेस एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है कंसिलिएटर जो रहता है। कंसिलिएटर कितने होते हैं, बाय डिफॉल्ट एक रहता है, अनलेस या तो पार्टी दो डिक्लेयर कर दें कि दो कंसिलिएटर होंगे, या फिर तीन कहें। अगर वह कोई नंबर नहीं बता रही पार्टीज तो बाय डिफॉल्ट वन होगा, और दो या तीन है तो उनको जॉइंटली एक्ट करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट कैसा होता है, अगर एक कंसिलेटर अपॉइंट करना हो तो दोनों पार्टीज उस कंसिलेटर पे एग्री होनी चाहिए, दोनों ही सहमत होनी चाहिए, हाँ ये ठीक है। अगर दो अपॉइंट करने हो तो दोनों ही पार्टी अपना अपना एक एक कंसिलेटर अपॉइंट कर लेंगी। अगर तीन करने हो तो एक एक तो अपना अपना करेंगी, और तीसरे पे वह दोनों ही पार्टी सहमत होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट करने में वह किसी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी पर्सन की भी हेल्प ले सकती हैं। इंस्टीट्यूशन या पर्सन क्या करेगा, या तो नेम्स वगैरह रिकमेंड करेगा, राहुल, रोहित, सुमित ये कंसिलेटर हैं, आप इनमें से चूज कर लीजिए, या फिर वह डायरेक्टली अपॉइंट कर देगा, वह कह देगा राहुल और सुमित को हम अपॉइंट करते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन और पर्सन जो हैं हेल्प कर सकते हैं अपॉइंटमेंट में। कंसिलेटर का रोल क्या होता है, यह पार्टीज को असिस्ट करता है कि वह किसी एमिकेबल फ्रेंडली सेटलमेंट में पहुंच जाएं, एक कोई फ्रेंडली समझौता कर लें। वह इम्पार्शियल रहेगा और इंडिपेंडेंट रहेगा ये सब करने में। कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा, जस्टिस के, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी। वह प्रोसीडिंग्स किस मैनर में कंडक्ट करेगा जो भी उसको अप्रोप्रिएट लगे, उसको केस के सर्कमस्टेंसेस भी ध्यान में रखने हैं और पार्टीज की विशेष भी। अगर उसे कोई प्रपोजल करना है सेटलमेंट के लिए, उसे लगता है कोई समझौते के लिए प्रपोजल करना ठीक है इस समय, तो वह किसी भी स्टेज में, प्रोसीडिंग की किसी स्टेज में कर सकता है। ना तो उसे वह रिटन में प्रपोजल देने की ज़रूरत है, ना ही कोई रीज़न बताने की ज़रूरत है। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो है ना तो सिविल प्रोसीजर कोड से बाउंड है, ना ही इंडियन एविडेंस एक्ट से बाउंड है। किस टाइम ये स्टार्ट मानी जाएंगी प्रोसीडिंग्स, अगर मान लो एक पार्टीज ने दूसरी पार्टी को इनविटेशन भेजा है रिटन में कि भाई कंसिलिएशन कर लेते हैं, ठीक है, अपने डिस्प्यूट का। तो अगर दूसरी पार्टी एग्री हो जाती है, हाँ चलो ठीक है कंसिलिएशन कर लेते हैं, तो जैसे ही वह एक्सेप्ट कर लेती है इन्विटेशन, जो पहली पार्टी का इन्विटेशन है कंसिलिएशन का, जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगी तभी से कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स जो हैं कमेंस मानी जाएंगी, स्टार्ट मानी जाएंगी। अगर दूसरी पार्टी रिजेक्ट कर दे इन्विटेशन को तो कंसिलिएशन नहीं होगी, या फिर दूसरी पार्टी को रिप्लाई ही नहीं कर रही तो कंसिलिएशन नहीं मानी जाएगी। फिर जैसी कंसिलिएशन अगर दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है इन्विटेशन को तो कंसिलिएशन स्टार्ट हो गई। तो पहला ही काम क्या होगा, कंसिलेटर जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा। फिर कंसिलेटर क्या करेगा, स्टेटमेंट्स वगैरह सबमिट कराएगा, हर पार्टी से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई अपने अपने ब्रीफ में रिटन स्टेटमेंट वगैरह सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद क्या कहते हैं, फर्दर स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए कह सकता है, और प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज पे वह पार्टीज से कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के लिए कह सकता है। अब इतना सारा काम हो जाता है कंसिलेटर के पास, तो या तो पार्टीज या फिर कंसिलेटर दोनों पार्टीज की कंसेंट से, उनकी सहमति से क्या कहते हैं
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में जो सारा काम कर रहा है उसमें असिस्टेंस, उसमें हेल्प मिल जाए उसके लिए अरेंज कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। कम्युनिकेशन, संवाद वगैरह कैसे होता है कंसिलेटर और पार्टीज़ के बीच में। कंसिलेटर पार्टीज़ को इनवाइट कर सकता है कि भाई आइए मुझसे मिलिए, बातचीत वगैरह कीजिए। बातचीत वह ओरली भी कर सकता है, कम्युनिकेशन जो है ओरली कर सकता है, रिटन में भी कर सकता है। वह दोनों पार्टी से एक साथ मिल सकता है या फिर सेपरेटली मिल सकता है। दोनों पार्टी से एक साथ कम्युनिकेट कर सकता है या फिर सेपरेटली कर सकता है। अगर दोनों पार्टीज चाहें तो एक किसी प्लेस पे कहाँ मीटिंग होनी है, दोनों ही पार्टीज एग्री कर सकती हैं तो उस प्लेस पे मीटिंग होगी। अगर दोनों पार्टीज एग्री नहीं कर रही तो कंसिलेटर क्या करेगा, दोनों पार्टीज से कंसल्ट करने के बाद कंसिलेटर डिटरमाइन कर देगा कि भाई किस प्लेस पे प्रोसीडिंग्स होनी है। डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, अगर कंसिलेटर के पास कोई इन्फॉर्मेशन, एक पार्टी कंसिलेटर को कोई इन्फॉर्मेशन देती है तो कंसिलेटर को वह इन्फॉर्मेशन दूसरी पार्टी को भी देनी होगी। ठीक है, उसको डिस्क्लोज करनी होगी। एक्सेप्ट केवल एक कंडीशन है, अगर पहली पार्टी ये कहे जो इन्फॉर्मेशन कंसिलेटर को दे रही है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ए कहे कंसिलेटर से कि मेरी इन्फॉर्मेशन बी को ना दें, उस कंडीशन में कंसिलेटर बाउंड हो जाता है बाय लॉ कि वह उस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सीक्रेट रखेगा, बी को नहीं बताएगा। पार्टीज़ को कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, कंसिलेटर किसी डॉक्यूमेंट वगैरह, एविडेंस वगैरह के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, मीटिंग वगैरह के लिए, कम्युनिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको कंप्लाई करना चाहिए। पार्टीज जो हैं अपने सजेशंस दे सकते हैं सेटलमेंट के लिए। पार्टीज कह सकते हैं हमारे ये सजेशंस हैं, ऐसे समझौता हो सकता है। फिर कंसिलेटर क्या करेगा, उन सजेशंस को देखेगा, उसको लगता है कोई एलिमेंट है, कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं दोनों की ही, जो सजेशंस दिए हैं उसको ऐसा लग रहा है समझौता हो सकता है इन एलिमेंट्स पे, जो कि दोनों को ही एक्सेप्ट हो जाएगा। तो कंसिलेटर क्या करेगा, एक पॉसिबल सेटलमेंट बनाएगा, एक पोटेंशियल सेटलमेंट बनाएगा, उसमें सारे टर्म्स वगैरह फॉर्मुलेट करेगा जो कि दोनों को ही एक्सेप्टेबल हों। ठीक है, फिर उस पॉसिबल स्टेट सेटलमेंट को वो दोनों पार्टीज़ के पास ऑब्जर्वेशन के लिए भेज देगा, भाई अपने अपने विचार इस पे रखें। फिर दोनों पार्टीज़ क्या करेंगी, उसको ऑब्जर्व वगैरह करके अपने अपने पॉइंट्स, सुझाव वगैरह कंसिलेटर को दे देंगी। फिर कंसिलेटर उन सुझाव के बेसिस पे इन टर्म्स को दोबारा रिफॉर्मुलेट करेगा। ठीक है, दोबारा रिफॉर्मुलेट करने के बाद फिर उनको दोबारा दे देगा पार्टीज़ को कि अब देखिए अब ठीक है। तो पार्टीज़ अगर सेट एग्री हो जाती हैं, हाँ हाँ ठीक है अब बिल्कुल सही है, तो उसके बाद क्या करते हैं, या तो पार्टीज़ ही उस सेटलमेंट को रिटन में ड्रॉ कर लेंगी या फिर कंसिलेटर की हेल्प ले लेंगी, कहेंगे भाई कंसिलेटर आप ही कर दीजिए, हम पे नहीं हो रहा ये ड्रॉ, सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है तो कंसिलेटर कर देगा या फिर कंसिलेटर उन पार्टीज़ की हेल्प करेगा ड्रॉ करने में। उसके बाद वह पार्टीज़ जो है दोनों साइन कर देंगी उस पर, और साइन करने के बाद कंसिलेटर उसको ऑथेंटिकेट कर देगा और एक एक कॉपी दोनों पार्टीज़ को दे देगा। ये हो गया आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट। ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है। ये इंडिविजुअली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सेटलमेंट एग्रीमेंट के बारे में। इस सेटलमेंट एग्रीमेंट का स्टेटस और इफेक्ट क्या है, इसका आर्बिट्रल अवॉर्ड ऑन एग्री टर्म्स के बराबर सेम स्टेटस है, और इसका इफेक्ट क्या है, ये फाइनल है और बाइंडिंग है, दोनों ही पार्टीज इसके द्वारा बाउंड हैं, दोनों को ही मानना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, कंसिलिएशन से रिगार्डिंग जो भी पूरी प्रोसीडिंग थी, जो भी रिलेटेड मैटर्स थे, वह सभी कंसिलेटर और पार्टीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखने हैं। ठीक है, उनको सीक्रेट रखना है, डिस्क्लोज नहीं करना है। केवल एक कंडीशन है, अगर उस एग्रीमेंट जो है सेटलमेंट एग्रीमेंट, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए डिस्क्लोजर ज़रूरी है, ओपन करना ज़रूरी है बातों को, तभी बातें ओपन होंगी वरना नहीं होंगी। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कब टर्मिनेट मानी जाएंगी, या तो जिस दिन वह दोनों पार्टीज एग्री हो गई थी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वाले डेट पे, ठीक है, उस दिन क्या कहते हैं प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट मानी जाएंगी, खत्म मानी जाएंगी, भाई अब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग खत्म हो गई। ठीक है, या फिर अगर रिटर्न डिक्लेरेशन किया जाता है, जिस डेट को रिटर्न डिक्लेरेशन किया जाता है किन किन के द्वारा, अगर कंसिलिएटर रिटर्न में डिक्लेयर करता है दोनों पार्टी से कंसल्ट करने के बाद कि बहुत दिमाग मार लिया हमने, अब कोई फर्दर एफर्ट्स नो लॉन्गर जस्टिफाइड, और ज़्यादा हमें दिमाग नहीं मारना, ये कंसिलिएशन हो ही नहीं पाएगा, ये मैटर क्या कहते हैं कोई और प्रोसीजर ढूंढिए, उससे आप अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कीजिए, कंसिलिएशन से नहीं हो पाएगा। या फिर दोनों ही पार्टीज कंसिलेटर से कहें कि प्रोसीडिंग्स को ख़त्म किया जाए, या फिर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी और कंसिलेटर से कहे कि प्रोसीडिंग्स को ख़त्म किया जाए, तो जिस दिन वह ऐसा रिटन में डिक्लेयर करते हैं उस दिन पे उस डेट को क्या कहते हैं कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेटेड मानी जाएंगी। जिस टाइम कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही हूँ उस टाइम कोई भी पार्टी आर्बिट्रेशन या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मतलब आर्बिट्रेशन या फिर कोर्ट्स के पास नहीं जा सकती। ठीक है, पार्टीज कैन नॉट
इनिशिएट दीज ड्यूरिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट व्हेन नेसेसरी टू प्रिजर्व हिज राइट्स। केवल एक ही कंडीशंस में आर्बिट्रेशन या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के या मतलब कोर्ट्स के पास जाया जा सकता है जब उसको अपने राइट्स प्रिजर्व करने हो, वरना कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के दौरान आर्बिट्रेशन वगैरह शुरू नहीं किया जा सकता और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी शुरू नहीं किए जा सकती। ठीक है, या तो क्या कहते हैं, ये जो नीचे कंडीशंस दी हैं अगर इन पे एग्री होते हैं तो कंसिलिएटर जो है आर्बिट्रेटर काउंसिल वगैरह बन सकता है, ये सब चीज़ें विटनेस के तौर पे पेश किया जाएगा। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कंसिलिएटर के ऊपर कुछ बाउंडेशंस हैं। वो बाउंडेशंस क्या हैं? कंसिलिएटर जो है जिस मैटर सब्जेक्ट मैटर पे डिस्प्यूट हुआ था, जिसके डिस्प्यूट के ऊपर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर अगर कोई आर्बिट्रेशन होता है या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है तो उसी डिस्प्यूट पे कंसिलिएटर उस आर्बिट्रेशन का आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता या फिर उस जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी पार्टी का काउंसिल नहीं बन सकता, लॉयर नहीं बन सकता। ठीक है, और कंसिलिएटर किसी भी पार्टी द्वारा इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वगैरह या फिर आर्बिट्रेशन में विटनेस के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता। और किसी भी पार्टी द्वारा कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई भी व्यूज़ वगैरह हो, सजेशंस हो, किसी भी पार्टी के एडमिशंस हो, प्रपोजल्स वगैरह जो रखे गए थे कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के दौरान, उनको एविडेंस के तौर पे पेश नहीं कर सकता। कॉस्ट वगैरह के बारे में देख लेते हैं। जो भी कंसिलिएटर की फ़ीस वगैरह थी, विटनेस की फ़ीस, एक्सपर्ट्स की असिस्टेंस वगैरह की फ़ीस और कोई बाकी खर्चे वगैरह थे, ये फ़ीस और खर्चे दोनों पार्टीज़ द्वारा इक्वली उठाए जाएंगे, दोनों पार्टी बराबर कंट्रीब्यूट करेंगी, अनलेस केवल एक कंडीशन में, अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट में कुछ और लिखा हो। जैसे सेटलमेंट एग्रीमेंट में लिख दिया हो कि ए 70% पे करेगा, बी 30% पे करेगा, उसी कंडीशन में 50-50 नहीं होगा, इक्वली नहीं होगा। वरना अगर ऐसा कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट ऐसी कोई बात नहीं लिखी तो इक्वली पे किया जाएगा दोनों के द्वारा। कंसिलिएटर चाहे तो अगर कंसिलिएटर को लगता है कुछ खर्चे हो सकते हैं, फॉर कॉस्ट ही एक्सपेक्ट्स विल बी इंकर्ड, अगर उसे लगता है कुछ खर्चे हो सकते हैं तो उसके लिए दोनों पार्टी से इक्वल अमाउंट एडवांस में डिपॉजिट करने के लिए कह सकता है। अगर ये जो पार्टीज़ वगैरह हैं ये एडवांस वगैरह नहीं दे रही, ये पे नहीं कर रही सब कुछ, तो कंसिलिएटर क्या करेगा? प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड करेगा, भाई इन्हें सस्पेंड करो प्रोसीडिंग्स को कंसिलिएशन की, और उसके बाद डिक्लेयर कर देगा प्रोसीडिंग्स को के टर्मिनेशन की, के प्रोसीडिंग्स खत्म की जा रही हैं। ठीक है, और जो भी बचा कुचा उसके पास पैसा होगा उसको वापस पार्टीज़ को दे देगा। ये हो गया आपका कंसिलिएशन। एक दो बार इसका रिवीजन कर लेना, या तो वीडियो एक दो बार रिपीट करके देख लेना या फिर पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पीडीएफ का डाउनलोड लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो।